रुक करते हैं खबरों का, जहां दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। सुबह के समय में कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। सोनीपत में भी कोहरे का कहर दिखा, वहीं ठंड और कोहरे का असर देखने को मिला। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कोहरे की वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रही, वहीं गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। वाहन चालकों को सड़कों पर फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं धुंध के चलते हाईवे पर भी जाम की स्थिति बनी रही। तो कोहरे और धुंध ने बढ़ाई राहगीरों की परेशानी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रही, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। सुबह के समय कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। वहीं सोनीपत में भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिला। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं गाड़ियों की भी रफ्तार काफी धीमी हो गई। साथ ही वाहन चालकों को सड़कों पर फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं धुंध के चलते हाईवे पर भी जाम की स्थिति बनी रही। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर वाहन फॉग लाइट का इस्तेमाल करते नजर आए। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से वाहनों में आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं गाड़ियों की भी रफ्तार धीमी पड़ गई। तो दिल्ली एनसीआर समेत ठंड का कहर लगातार जारी है। सुबह के समय में कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। वहीं सोनीपत में भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिला। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं धुंध के चलते हाईवे पर भी जाम की स्थिति बनी रही। तो ये आप देख सकते हैं, जहां पर धुंध के चलते वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रही। खबर जींद से है, जहां कोहरे का कहर अभी भी जारी है। वहीं सुबह में कोहरा इतना घना रहता है कि 2 मीटर तक यात्रियों को आगे का कुछ नहीं दिखाई देता है। साथ ही लोगों का कहना है कि कोहरे के कारण सफर में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रोहतक जाने के लिए जो 1 घंटा लगता था, अब उसी सफर को 2 घंटे लग रहे हैं। कोहरा इतना ज्यादा होता है कि वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। लेकिन साथ ही उनका कहना है कि ये गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे किसानों को फायदा होगा। तो जहां एक और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, वहीं साथ ही साथ किसानों के लिए ये ठंड उनकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। सुबह में कोहरा इतना घना रहता है कि 2 मीटर तक यात्रियों को आगे का कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन साथ ही लोगों का कहना है कि कोहरे के कारण सफर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोहतक जाने के लिए 1 घंटा लगता था, वही सफर तय करने में 2 घंटा लगता है। वहीं जींद से हमारे साथ परमजीत इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। तो परमजीत, ठंड की वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जगत लगातार से 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण एकदम ठंड बढ़ गई और उत्तरी भारत में जो है कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि जींद जिले की अगर बात की जाए तो
कोहरा इतना गहरा छाया हुआ है कि 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हालांकि जो यात्री है उनको ये कहना है कि हमें रोहतक जाने में पहले 1 घंटा लगता था, तो उसी समय जो है अगर हम अब तो कोहरे के कारण हमारे को 2 घंटे उसी सफर के लग रहे हैं, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कोहरे के कारण जो है जो वाहन है उनकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, रेंग रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं वाहन। और देखिए ये तो कोहरा है, ये गेहूं की जो फसल है उसके लिए फायदेमंद है। हालांकि देखिए जो बच्चे और बुजुर्ग है उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और देखिए तो लगातार ओपी में इजाफा भी हुआ है, तो लगातार कोहरे का के अंदर देखने को मिल रहा है। और बच्चों और जो बुजुर्ग है उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर देखिए लोगों को बार बार पुलिस की जो आगे ट्रैफिक पुलिस है वो बार बार लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने आप को सेफ रखिए, अपनी लाइटें जलाकर रखिए। और देखिए जो बीच की जो पट्टी होती है, जो रोड की जो पट्टी होती है उसके ऊपर जो है निशान लगाए गए हैं, ताकि दूर से ही आपको ये लगे कि ये सड़क है। तो पुलिस की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। जी, तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, ऐसे में यातायात विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा है? बिल्कुल देखिए 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर बात की जाए तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिन पुलिस द्वारा जो है जो सड़क है उसको दिखाया जा रहा है कि फॉग इतनी ज्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जो पुलिस के कर्मचारी है वहाँ पे जो सड़क पे जो पट्टी बनी हुई है तो उसको दिखा रहे हैं। उसके जो है अलग से साइड में जो निशान अलग से लगा रखा है, ताकि जो है सड़क इनको दिखे और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जागृति लगातार कोहरे का कहर जिनके अंदर जारी है। और जिस प्रकार से जो अब लगातार 2 दिन से बारिश हुई है उसके कारण से एकदम ठंड बढ़ गई। और देखिए अभी की अगर बात की जाए तो करीबन 10 बज चुके हैं और अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। और जो वाहन है वो अपनी जो रफ्तार है वाहनों की वो धीमी पड़ गई है और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी तो बढ़ती ठंड के चलते अब रैन बसेरों के क्या हालात हैं? बिल्कुल जागृति, देखिए जींद जिले की अगर बात की जाए तो देखिए हमने जो है हर खबर चैनल में रात का रिपोर्टर में इस मुद्दे को गहनता से दिखा था। उसके बाद का असर हुआ है। जींद में अस्थायी जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। जो डैमेज बस थी उसको रैन बसेरे में तब्दील कर दिया गया है। 15 बिस्तरे लगाए गए हैं। जो यात्री वहाँ पे आएंगे उसको वहाँ पे ठहरा दिया जाएगा। हालांकि देखिए गर्म बिस्तरे भी लगाए गए हैं, खाने पीने की वहाँ व्यवस्था कर दी है। एक बस तो जींद रोडवेज की जो जींद बस स्टैंड है वहाँ पे खड़ी की है, और जो दूसरी बस है वो जो है रेलवे स्टेशन पे खड़ी की है, क्योंकि यात्री ज्यादा रेल से भी आते हैं और बसों से भी आते हैं, तो उनके लिए ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हर खबर चैनल ने रात के रिपोर्टर में इस मुद्दे को गहनता से दिखाया था। उसके बाद हर खबर का असर हुआ और उसके बाद जो है प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। अस्थायी रूप से जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। जी जागृति। जी परमजीत, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अभी जुड़ते हैं सोनीपत से लाजपत के साथ। तो लाजपत, बढ़ती ठंड की वजह से सोनीपत के क्या हालात हैं इस वक्त? जी लाजपत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और यूपी के नजदीक होना, 3 स्टेटों को जोड़ने वाला जो सोनीपत, लेकिन प्रशासन की अनदेखी है। प्रशासन की अनदेखी ये भी है कि अभी जो है देश का सबसे बड़ा जो है 26 जनवरी जो परेड जो दिल्ली की करी जा रही है उसको लेकर हमने कल भी खबर दिखाई थी। और लगातार आपको बता दें कि जब वाहन चालक है, जो देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, जिसको 2 राजधानियां जोड़ती हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे, और वाहनों को रोक दिया जाता है तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें लगातार ठंड इतनी ज्यादा है और कोहरे का जो है कोहरा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बता दें देश का सबसे बड़ा हाईवे और रेंगती हुई गाड़ियां और कहीं ना कहीं काफी बड़ी परेशानी है। और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। और शासन और प्रशासन की लापरवाही ये भी है कि अब जो 26 जनवरी को फिर से वाहन रोके जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो वाहन चालक हैं उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको दिल्ली जाने से पहले, रोकने से पहले उनको व्यवस्था, जैसे आपको बता दें कि हाईवे पर काफी होटल ढाबे ऐसे लगते हैं जहां पर पहले से उन वाहनों को रोक दिया जाए, ताकि उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था मिल जाए। आपको बता दें कि जब दिल्ली में परेड होगी तो उससे पहले ही वाहनों को रोक दिया जाएगा, लेकिन ठिठुरने वाली ठंड जो है, वो जो वाहन चालक है उनको काफी बड़ी दिक्कत होती है। और लगातार आपको बता दें कि ठंड की वजह से लगातार कोरोना की जैसी महामारी और प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन
कुछ लोग ऐसे जरूर लोग लापरवाह हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जाता, और काफी लोग ऐसे लापरवाह हैं जो ठंड की वजह से बीमार हो रहे हैं और वो कोरोना की जैसी महामारी में भी चपेट में आ रहे हैं। ठंड का बढ़ना और लगातार कोरोना जैसी महामारी का बढ़ना लोगों की लापरवाही दिखाई देती है। और लगातार आपको बता दें, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की भी तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को आग का सहारा भी लेना होता है और जिनको अपनी मंजिल पर जाना होता है वो भी कहीं ना कहीं ठंड की वजह से आग का सहारा लेकर अपनी रात भी बिताते हैं, क्योंकि रात का जो समय होता है वो काफी का होता है और कोहरे की वजह से चल नहीं पाते। धीमी गाड़ियां चलानी होती है, फिर कहीं पर उनको आग जलाकर अपना गुजारा करना होता है, क्योंकि काफी ठंड है और कोहरे का जो दिन है रात को ज्यादा कोहरा होता है। अब जो लगातार आपको बता भी दें कि जो हाईवे हैं उन पर प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन का ध्यान जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें व्हाइट पट्टी की जरूरी है। आपको ये हाईवे दिखा दूं, बाजार दिखा दूं, इस पर आपको कहीं भी आपको दूर तक जहां तक ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कहीं पे भी आपको व्हाइट पट्टी दिखाई नहीं देगी। और कोहरे का दिन होता है, रात होती है, यहाँ पर कोई आपको लाइट की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। ये कहीं ना कहीं अनदेखी है। आपको बता दें लगातार कोरोना जैसी महामारी की वजह से 6 बजे का जो समय है वो लॉकडाउन का भी है, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे ही रोडों पर दिखाई देते हैं। जी लाजपत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बढ़ती ठंड से अब सोनीपत के रैन बसेरों के क्या हालात है और प्रशासन इसमें क्या कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया नैन बसेरे जो हैं वो तो है ही नहीं, खाना पूर्ति जरूर होती है, लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है जो दिल्ली के नजदीक होना रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, अनेक जगह ऐसी है जहां पर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि क्योंकि ये कड़कती जो ठंड है, जो काफी लोग ऐसे रहते हैं जो बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था जरूरी बनती है और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन अनदेखी सामने आती है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सोनीपत जिला काफी बड़ा हब है, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, यहाँ पर मजदूर और मजबूर हैं, अनेक स्टेट के लोग यहाँ पर जो रोजी रोटी के लिए भटकते हैं उनके लिए भी काफी दिक्कत रहती है, क्योंकि सफर उनको भी काफी लंबा करना होता है। रेलवे स्टेशन पर कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होती है, बस अड्डे पर रुकना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको समय जो है वो देखना होता है। क्योंकि आपको बता दें कि सोनीपत में अनेक तरह के राज्य के जो लोग रहते हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, अनेक जगह के जो लोग रहते हैं और उनको आवागमन लगातार जारी रहता है और लगातार आपको बता दें ठंड की वजह से ठिठुरते हुए नजर आते हैं। प्रशासन की अनदेखी और ये काफी बड़ी दिक्कत रहती है। आपको बता दें रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, अनेक जगह ऐसी हैं जहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो दिल्ली के नजदीक होना और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा होना, जहां पर फैक्ट्री एरिया है वहां पर भी कोई नैन बसेरा नहीं, जैसे कुंडली है, बड़ी है, और कुंडली में नगर पालिका भी लगती है, लेकिन नगर पालिका की भी अनदेखी सामने आती है। सोनीपत में नगर निगम की अनदेखी सामने आती है। तो अनेक तरह के ऐसे हाईवे जो है, देश का सबसे बड़ा जो दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे, इस पर भी कहीं पर व्यवस्था नहीं दिखाई देती। तो लोगों को खुद ही सहारा बनना होता है और कहीं ना कहीं जहां पर रुकने का सहारा नहीं मिलता वहां पर आग का सहारा लेना होता है, क्योंकि लगातार जो ठिठुरने वाली ठंड है और काफी बड़ी जो है दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है। आपको बता दें कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है उस पर जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल पर जाना होता है, लेकिन लंबे समय तक वो जाम में फंसे रहते हैं। जो गाड़ियां रेंगती हैं वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत और परमजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमने देखा कि ठंड का कहर किस तरीके से जारी है। ठंड और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, के बाद के लिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जींद से, जहां जिला जेल बनी कोरोना का हॉटस्पॉट। वहीं कोरोना के 17 नए मामले आए सामने। आपको बता दें कि जेल अधिकारी वार्डन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कुल 104 नए मामले अब सामने आए हैं। तो जींद में जिला जेल कोरोना का हॉटस्पॉट बन गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिला जेल कोरोना हॉटस्पॉट में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, जहां जेल अधिकारी वार्डन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब कुल 104 नए मामले आ चुके हैं। तो जींद से हम आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां जिला जेल बनी कोरोना का हॉटस्पॉट। वहीं कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, जहां जेल अधिकारी वार्डन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
जिले में अब कुल 104 नए मामले आ चुके हैं। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जींद से, जहां जिला जेल बरी कोरोना का हॉटस्पॉट। वहीं हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। पंचकुला के मोरनी से 15 से 24 जनवरी तक 40 युवक युवतियों की रोजगार सृजन और होम स्टे के साथ साथ साहसिक गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया का परीक्षण किया गया, जिसमें 40 युवक युवतियों की ओर से प्रशिक्षण लिया गया और अब वह मोरनी की ओर से कार्यक्रम में कुछ आगे कर पाएंगे। वहीं साथ ही मोरनी में पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया। आप जितने मेरे सामने बैठे हैं, ये युवावस्था के हमारे होनहार नागरिक भविष्य में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हमारे कंधों पर आने वाली हैं। तो आज ये अवसर है कि हम अपना विकास कैसे करें। तो उस विकास में हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, इन सब का योग संयोग इस प्रकार से करें कि हम अपने लिए तो जो करना करेंगे ही, लेकिन उसमें से दूसरों का लाभ कैसे हो सकता है, ये विचार लेकर के चलें। उस विचार में संस्थाएं, सरकारें, सोसाइटीज, क्लब्स, ये सब हमारी सहायता करेंगे, लेकिन उसके अंदर मन हमारा चाहिए, उसके अंदर योगदान हमारा चाहिए। संयोग से आयु ये व्यक्ति का साथ देती है ऐसे अवसरों पर, ऐसे काम करने के लिए। हम जब इस ट्रेनिंग में आए हैं तो हमारी आयु बताया जा रहा है कि 16-17 साल से 29 साल तक, यानी ये जो युवावस्था का पीरियड है, इसमें हमको ट्रेन किया जा रहा है। और ट्रेन किया जा रहा है साहसिक खेलों के माध्यम से, ट्रेन किया जा रहा है एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, कि हम उस प्रकार के काम करें जिसमें से हम अपनी आजीविका तो कमा ही सकें, लोगों का मनोरंजन भी कर सकें, और उसमें से जो हमारे आसपास इर्द गिर्द वातावरण बनेगा, जब ये मनोरंजन करेंगे तो उसमें से टूरिज्म बढ़ेगा तो जिस क्षेत्र के अंदर हम काम करेंगे वहां के लोगों की आमदन भी बढ़ेगी। पंचकुला में सीएम ने सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने बोलते हुए कहा कि सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया, तो वहीं इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने पर सीएम ने कहा कि नेताजी की प्रतिमा से सभी को प्रेरणा मिलेगी। सीएम ने विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। सावधान की मुद्रा में खड़े हों और राष्ट्रगान के मान और सम्मान में स्वयं। मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उनके कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ और अभी ये सूचना आयोग भवन इसका जो शिलान्यास किया है, और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए, और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यानी प्रतिमा लगा करके वहाँ और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया। इसके सामने एक ही टारगेट होता था कि वंशवादी राजनीति वो करते थे, उनको
नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी फुर्सत नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया, ये नहीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं। वो एक ही मार्ग पर चलते रहे, लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है, और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है, यही उचित है। और अब उनको जो नेहरू परिवार की भक्ति को जो करते हुए इतना समय हो गया, जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है। आज कांग्रेस अगर इस मार्ग पर चल रही है तो इसी कारण से उनको नुकसान हुआ रहा है। अभी भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो एक मजबूत विपक्ष के नाते लगातार बनी रहेगी। मैं मानता हूं कि देश में अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है, वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। और इन सब जगह पर कई जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सरकार ही बनाने वाली है, और कुछ जगह पर अभी स्थिति और स्पष्ट होगी जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से और अधिक जो स्थान है वो बनेगा इन 5 राज्यों के चुनाव में। फतेहाबाद के भट्टू कलां क्षेत्र में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे। अजय सिंह चौटाला ने यहां कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और जेजेपी की गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने और व्यापक आधार देने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। वर्ष लगातार शुरू में सरकार बनते ही कोरोना की भेंट चढ़ गए, किसान आंदोलन चल पड़ा। इसकी वजह से हम लोग सीधे आपस में संपर्क नहीं कर पाए, लोगों से रूबरू मिलके उनकी समस्याओं का न जान पाए न उनका समाधान कर पाए। अब मैंने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरीके से लोगों के बीच में जाने का कार्यक्रम बनाया है। पूरे पहले सिरसा जिला कवर किया, फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।